गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पुत्र प्रेम कहानी के शेष भाग की व्याख्या समझाएंगे। इसके पहले हमने बताया था कि डॉक्टर साहब और बाबू चैतन्य दास में वार्तालाप हो रहा है कि किस तरह से उनका पुत्र ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सकें। अब डॉक्टर साहब बताते हैं कि अगर ये ठीक भी हो जाते हैं तो शायद ये मानसिक स्थिति इनकी ठीक न रहे। चैतन्य दास किसी सैनिटोरियम में भेज दूँ तो कैसा हो। चैतन्य दास कहते हैं कि अगर इनको किसी सैनिटोरियम में, पहाड़ी जो स्वास्थ्यालय होता है, जो पहाड़ी अस्पताल होता है, उसे बोलते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं बहुत ही उत्तम। चैतन्य दास तब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। डॉक्टर बताते हैं कि अच्छे तो हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो रोग है उसको दबाने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना अच्छा है। चैतन्य दास नैराश्य भाव से बोले, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। चैतन्य दास नैराश्य भाव मतलब निराशा के भाव में बोलते हैं, तब तो इसका जीवन ही नष्ट हो गया। अब गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई और गर्मी का समय बीत गया, बरसात का भी दिन आ गया और प्रभुदास की जो दशा थी, जो स्थिति थी, वो दिन रात बिगड़ रही थी। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता और वो पेट पर ही पड़े पड़े बहुत सारे डॉक्टरों के इस रोग पर जो व्याख्याएं होती हैं उसको पढ़ा करता। उसके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना करता। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिरचित सा हो गया था और बता रहे हैं कि पहले कुछ दिन वो अस्थिरचित मतलब केवल हड्डी मात्र, अस्थि मतलब होता है हड्डी, हड्डी मात्र रह गया था। 2-4 दिन भी दशा संभलती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। और कह रहे हैं कि अगर 2-4 दिन उसका जो है तबीयत सुधरता, स्थिति जो है सही रहती, तो पुस्तकें पढ़ता और विलायत जाने की यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता, और फिर जो है अगर ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो वो अपने जीवन से निराश हो जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। और बता रहे हैं कि जब वह जान गया कि अब इस रोग से मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी कि अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। पथ्यापथ्य का विचार न करता, घर वालों की निगाह बचाकर औषधियाँ जमीन पर गिरा देता और पथ्य और अपथ्य मतलब अपने स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की चिंता नहीं करता और घर वालों की निगाह बचाकर औषधियों को जमीन पर, दवाइयों को जमीन पर फेंक देता। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता, और अगर उससे स्वास्थ्य के विषय में कोई कुछ पूछता तो वह अपना मुंह बना लेता। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी। बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता था। और बता रहे हैं कि उसके जो जीवन था उसमें उदासीनता आ गई थी और जो विचार थे वो दार्शनिक बन गए थे। वह लोक और रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्दयता से आलोचनाएं करता था। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंकाएं उठा करती थीं कि जब परिणाम विदित ही है, तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। और इधर चैतन्य दास ये सोचते थे कि जब इसको परिणाम विदित है क्या होने वाला है, तो ज़्यादा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। और लेकिन फिर भी जो उनका पुत्र प्रेम था उसकी बदौलत या लोक में जो उनको कुछ सहना ना पड़े, कोई लोक में उनको कुछ कहे ना, इसके नाते वो दवा दर्पण कराते जाते। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है। और चैतन्य दास अब पूछते हैं, जब डॉक्टर साहब उसका टेम्परेचर मतलब उसका थर्मामीटर से उसकी बुखार चेक कर रहे थे, तो वह उससे पूछते हैं कि अब तो जाड़ा आ गया है, अब कुछ अंतर मालूम होता है। डॉक्टर बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। और बता रहे हैं कि नहीं, कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता जा रहा है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे।
इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। अब थोड़ा चैतन्य दास नाराज होते हैं डॉक्टर साहब पे कि क्यों आप लोगों ने मुझे भ्रम में डाला कि जाड़े में ये अच्छे हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दवाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। बता रहे हैं डॉक्टर साहब थोड़ी नम्रता के साथ कि ऐसी दशा में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं होता। आपको जेर बारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। अब डॉक्टर साहब अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं यह नहीं चाहता था, आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता था। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। अब शिवदास जो उनका चैतन्य दास का छोटा लड़का था और प्रभुदास का छोटा भाई था, वह अभी छुट्टियों में आया हुआ था और इसी कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला कि आप मेरे पिता की कठिनाइयाँ समझ सकते हैं। उनकी बातें अगर बुरी लगी हों तो उसे बुरा मत मानिएगा और उन्हें क्षमा कीजिए। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। डॉक्टर चैतन्य दास अब उसको समझाते हैं अपने पुत्र को कि मैंने बार बार तुमको यहाँ आने से मना किया था और फिर भी तुम यहाँ आने से मानते नहीं हो। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद।